स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। उमेश पाल मामले में ये बड़ी खबर है। माफिया अतीक पर आज फैसले का दिन है। थोड़ी ही देर में अतीक अहमद की पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होगी और फैसला आएगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट के आसपास कोर्ट परिसर में बढ़ा दी गई है। अशरफ और फरहान की भी पेशी होगी। और इस बीच देखिए, सुरक्षा कारणों के लिहाज से उमेश पाल का जो परिवार है वो कोर्ट नहीं जाएगा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आज अतीक अहमद को अगर दोषी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है तो यह पहली बार होगा जब उसे किसी मामले में सजा मिलेगी। वैसे अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी भी मामले में उसे कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है, नहीं ठहराया है। अगर वो दोषी ठहराया जाता है तो मुख्तार के बाद वो दूसरा बड़ा माफिया होगा जिसे योगी राज में कोर्ट से सजा होगी। पिछले साल मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी और तब भी पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी कोर्ट ने मुख्तार को सजा दी हो। पिछले 40 सालों से खूनी खेल खेल कर बच निकलने वाले माफिया अब एक एक कर सजा पा रहे हैं। अतीक अहमद की आज पेशी होगी। कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमेश पाल का परिवार कोर्ट में मौजूद नहीं रहेगा। ये फैसला सुरक्षा कारणों के लिहाज से लिया गया है। देखिए, उमेश पाल की जो वाइफ है उनका भी ये कहना था कि फांसी की सजा अतीक को होनी चाहिए। अगर उसे फांसी नहीं दी तो उनके परिवार की जान पर खतरा रहेगा, उन्होंने कहा था। अब अगर आज की कार्रवाई की बात करें, अगर अतीक को दोषी पाया जाता है तो यह पहली बार होगा कि उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो और उसे सजा हो। इधर उमेश पाल की पत्नी जया पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने अतीक को फांसी की सजा देने की मांग की है। उनका यह कहना है कि इससे अशरफ और अतीक जैसे गुंडे फिर पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अनाथ हो गए। पति के कातिलों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि अगर अतीक जिंदा बचा तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगी। उन्होंने योगी सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग ना बच पाए। अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा ना होने पाए। न्याय महोदय उन्हें जो है फांसी की सजा जरूर सुनाए। इसके अलावा मैम, अभी भी जो शूटर्स हैं जिन्होंने मारा अभी तक सभी गिरफ्तार नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब खत्म होगा तभी जो है खत्म होगा सारा, ये एक आतंक जो है खत्म होगा तभी। किस तरह की तो सुना आपने जया पाल जो कि उमेश पाल की वाइफ हैं। उन्होंने फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है और साथ ही इस मामले में अब वकीलों का क्या स्टैंड है, वो क्या बयान दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। धारा लगी है, धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 341, 342, 364, 120B व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही अभियुक्त गणों पर आरोप माननीय न्यायालय द्वारा विरचित किया गया है। इसमें जो धारा 364 है वह गंभीर धारा है और 364A में आजीवन कारावास व मृत्यु दंड तक की सजा का प्राविधान है। लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। आफ्टर जजमेंट ही यह क्लियर होगा कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को उस जगह लाया गया जहां उसने खौफ का राज कायम किया था, जहां उसने गवाह हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था, जिस इलाके में चाहता था दहशत फैलाता था। उस अतीक का आखिरी वक्त आ गया है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और सजा का ऐलान होगा, क्योंकि पूरे देश की नजर कल उसी फैसले पर होगी। तो क्या अतीक को फांसी की सजा होगी?
अतीक को उम्र कैद की सजा होगी। अंतिम सांस तक जेल में रहेगा अतीक। उमेश पाल केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। फैसला क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकारी वकील का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो अतीक समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। क्या इसमें सजा क्या हो सकती है? सजा इसमें 2 सजाएं हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनाल्टी, 2 सजाएं हैं। मतलब उम्र कैद हो सकती है और जो है मृत्युदंड की सजा हो सकती है। अतीक अहमद डर में है, खौफ के साए में है और एक एक पल सांसें थामकर अपने किए पर खुद को कोस रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका मिट्टी में मिलना तय है और इसी बात का उसको भय भी है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करा रही है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत कर रहे हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगे प्रदेश से बाहर रहें या जेल में रहें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन माफियाओं ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक माफिया तंत्र विकसित कर लिया, उसे तोड़ने के लिए हमें जनादेश मिला है और सरकार उस पर काम कर रही है, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों पर ढाका डालने का काम किया है, उन सबके बगैर किसी भेदभाव के सरकार कार्रवाई कर रही है। राजू पाल हत्याकांड में अपहरण का मामला। उमेश पाल का 2006 में अपहरण किया था। 2007 में अतीक समेत 11 लोगों पर मुकदमा। 23 मार्च को पूरी हो चुकी है सुनवाई। 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। पूरे देश को अब उसी घड़ी का इंतजार है जब योगीराज में डरे हुए डॉन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और गुनाहों की लंबी चौड़ी फहरिस्त को समेटे अतीक को मिलने वाली सजा नजीर पेश करने जैसी होगी, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा गलत मंजिल पर ही ले जाता है। आगाज चाहे कितना भी धमाकेदार क्यों ना हो, अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पीएम का इस दौरान सम्मान किया। बैठक में पीएम ने धरती बचाओ कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। गैर राजनीतिक अगर हम कुछ गतिविधि करेंगे तो उसका समाज में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। जैसे उन्होंने गुजरात के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि एक बेटी बचाओ आंदोलन जब वो मुख्यमंत्री थे जब शुरू किया, उसका इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि आज गुजरात और दूसरे राज्यों में जो ये सेक्स रेशो है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इसी तरह से धरती माँ पुकार रही है। क्या हम ऐसा एक कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं जिसमें मोनो एक्टिंग भी हो, जिसमें ड्रामा भी हो, जिसमें गोष्ठी भी हो, और धरती माँ पुकार पुकार करके कह रही है कि मैंने आपको पाला, मैंने आपको पुष्पित किया, बड़ा किया, ये केमिकल के माध्यम से मुझे आप जहर क्यों दे रहे हो? क्या क्या मैंने आपको नहीं दिया? मैंने आपको फल दिया, पेड़ दिए, मैंने वातावरण दिया जीने के लिए, आप जी रहे हो, लेकिन ये केमिकल का जहर मेरे में क्यों घोल रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? धरती माँ पुकार रही है। ऐसा कुछ कार्यक्रम हमें आगे आने वाले समय में हाथ में लेना होगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा सब माननीय सांसद गणों को आग्रह किया
जो नया नया टेक्नोलॉजीज आते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला भी बोला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए देश और विदेश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी के निशाने पर देश का विकास है। लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। और देखिए, कोरोना फिर से डरा रहा है। देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से 24 घंटे के जो आंकड़े मिल रहे हैं वो डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें, यानी ताजा आंकड़ों की बात कर लें, तो बीते 24 घंटों के वक्फे में कोरोना के देश भर में 1573 नए केस रजिस्टर हुए हैं, सामने आए हैं। और इसी वक्फे में यानी बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। इस वक्त देश भर में एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 10,000 के पार है, लगभग 11,000 के आसपास, 10,981। देश में कोरोना के मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 1573 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 10,981 हो गई है। बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले जो मामले हैं वो कम है, लेकिन पिछले हफ्ते से 1000 के पार ही जो हैं वो मामले आ रहे हैं। दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा मामले जो हैं लगातार आ रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बैठकों का दौर जारी है। कल भी जो है एक मीटिंग हुई थी। स्वास्थ्य सचिव ने जो है राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जो 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है उसके लिए सारी तैयारी जो है राज्य कर लें और पूरी तरीके से टेस्टिंग और मॉनिटरिंग पे जोर दें। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो और सारी तैयारियां जो हैं वो होनी चाहिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। युवक के साथ मारपीट मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जो परिवार वाले हैं जिस युवक के साथ मारपीट हुई, परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। सारला गांव में आज सुबह यह मारपीट की घटना सामने आई थी और इस घटना के सामने आने के बाद लोग आक्रोशित थे, लोगों में काफी गुस्सा था। अब लोग सड़कों पर उतरकर इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है। इधर युवक के परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिया है। जैसे ही ये सूचना थाना अधिकारियों को मिली, बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। सारला गांव में ये मारपीट की घटना सामने आई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 बजे करीब सूचना मिली थी कि कलेक्ट्रेट गेट पर 4-5 आदमी गेट को बंद कर रहे हैं। इस पर कोतवाली का पुलिस जाब्ता और लाइन का कंट्रोल रूम का पुलिस जाब्ता और मेयर द्वारा यहाँ पे आए और आकर के उन 5 लोगों को देखा और उनसे पूछा तो पता चला कि सांगनेर के सालरा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें पीड़ित परिवार है और उसके परिजन है वो लेकर के आगे कलेक्ट्रेट पे रोष जताने के लिए गेट को बंद कर रहे थे। इस पर उन 4-5 लोगों को पकड़कर कोतवाली थाने पे पहुंचा दिया गया है और साथ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। से राहुल, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? आज सुबह जल्दी सुबह ये घटनाक्रम सामने आया था। सारला गांव में मारपीट हुई थी। जो पीड़ित पक्ष था, जो एक पक्ष था, वो यहाँ पे पीड़ित यहाँ पे पहुंच चुका था। अपने परिजनों को लेकर कलेक्ट्री का गेट कुंडी लगा के बंद कर दिया गया था। कलेक्ट्री के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। सीओ सिटी नरेंद्र दयामा मौके पहुंचे। SHO पुष्पा कसोडिया मौके पे पहुंची। समझाइश की गई, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद नहीं माने तो उनसे हल्की उनसे जबरदस्ती भी की, हल्की जोर आजमाइश भी की गई। उसके बाद उनको समझाइश करके जो पीड़ित था उसको तो अस्पताल में ले जाया गया ताकि उसका इलाज हो सके। और बाकी जो परिजन जानकारी के लिए
और आपको लिए चलेंगे बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ मौजूद हैं। छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन चल रहा है डूंगर कॉलेज में। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ठीक है कि कुछ लोग देश को बांटने की जब नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस में नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अंबेडकर, कितने भी आप नाम ले लो, इन्होंने कभी देश को आजाद करने के लिए धर्म की राजनीति नहीं की। इन्होंने एक ही कहा कि हमारा देश एक है। किसी को नहीं पता था कि देश को आजादी मिलेगी। किसी ने नहीं कभी सोचा कि देश को आजादी मिलेगी, पर लास्ट में अंग्रेजों को, जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, वो हिंदुस्तानियों ने उनका सूरज भी डुबो दिया था। मैं तो स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है तो देश है, अगर देशभक्ति नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर देश को आगे लेकर जाना है, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरा देश है। आप बैठे हैं बीकानेर, मैं डेरा बाबा नानक बैठा हूं। 65 की वार मैंने देखी, मैं 6 साल का था। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के वो सभी थे। बिल पर तकरार, जारी है डॉक्टर्स की हड़ताल। ये बिल डॉक्टर्स के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है। डॉक्टर्स इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। विरोध है आरटीएच बिल के अगेंस्ट। इस बिल को इनको रोल बैक करना पड़ेगा। ये बिल हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि वो इस बिल को वापस ले। बातचीत की कहाँ, धमकाया गया था। बातचीत होती तो आज ये हालात थोड़ी होते। आज घर घर से शहीद भगत सिंह की तरह हर डॉक्टर सड़क पर उतर चुका है, इसलिए हर घर से भगत सिंह वापस लेके लड़ेंगे। निजी अस्पतालों ने रोका इलाज, सरकारी डॉक्टर्स भी नहीं सुन रहे गुहार। डॉक्टर साहब का पता नहीं, अभी आएंगे नहीं आएंगे हमें मालूम नहीं। तकलीफ ये है कि दवाई लेनी है, दिखाना है डॉक्टर को, साहब को। अभी आए नहीं, कोई नहीं आए। लाइन में लग रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टरों का, कब तक आएंगे कब तक आएंगे। कोई पता ही नहीं है कब तक आएंगे, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। दिन ब दिन बिगड़ रहे हालात, प्रदेश का स्वास्थ्य हो रहा खराब। डॉक्टर्स की जिद, क्या है इलाज, समाधान पर कब होगी फाइनल बात। हड़ताल कब तक। तो देखिए, बड़ी खबर है। राइट टू हेल्थ के खिलाफ निजी डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसएमएस अस्पताल के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। 24 घंटे के लिए सभी डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एसएमएस हॉस्पिटल, जहां इस वक्त भी, जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त भी बड़ी संख्या में मरीज मौजूद हैं और वहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। न केवल जयपुर बल्कि आसपास के जिलों से, यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी यहां मरीज आते हैं और उन्हें अब डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए नहीं मिलेंगे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बेहद बड़ा फैसला लिया गया है निजी डॉक्टर्स के समर्थन में, क्या तस्वीरें इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैसला है और प्रदेश भर के मरीजों की मुश्किलें जो हैं वो कल से बढ़ने वाली है। हालांकि आज भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था, लेकिन कल से 24 घंटों के लिए आरएमसीटी ने, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने ये बड़ी घोषणा कर दी है कि 24 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा और उसके बाद अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस वक्त डॉक्टर धनंजय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का निर्णय आपने, क्या सोच के निर्णय लिया है? ये किसी व्यक्ति विशेष का या एक इंडिविजुअल का नहीं है। जीबीएम में सब लोगों ने इस पे साइन किए हैं और ये साइन की कॉपी हमारे पास है, वो दिखा सकते हैं कि उन्होंने, सबका ये था
कि सरकार को समय दिया है, अभी निर्णय नहीं लिया है, निर्णय कल चालू होगा, कि समय दिया है कि उसको कुछ समय ठंडे बस्ते में डाल के बैठ के बात करे और जो जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करे। कभी जब इमरजेंसी आती है या कोई बात होती है तो निर्णय 2 घंटे में भी हो सकते हैं, तो सरकार के पास सफिशिएंट समय है, कल तक इस पे पुनः विचार करें। लेकिन सर बिल पास हो गया, इतने समय से पिछले साल जो है वो ड्राफ्ट आ गया था, पिछले साल से लगातार चर्चा चल रही है, इतने में आप लोग समझा नहीं पाए या आप लोग सीएम साहब से मिले नहीं, चिकित्सा मंत्री से नहीं मिले नहीं आप लोग? जो सीएम साहब से जो डेलीगेशन मिला था, सीएम साहब ने हमको अश्योरेंस दिया था कि डॉक्टरों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके यही बिल लाया जाएगा। उस बीच में और उन्होंने सेक्रेटरी महोदय का और बाकी कमेटी बनाई थी, लेकिन बीच में ऐसी क्या इतनी जल्दी पड़ी थी। लेकिन मैडम ये बातें जो संशोधन की मांग की गई थी ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा, वो तमाम संशोधन मान लिए गए, फिर ये आंदोलन क्यों? ये आपका कहना है कि मान लिए गए हैं, पर जब ये आरटीएच बिल पास हुआ है और जब हमने इसको पढ़ा है ड्राफ्ट का, तो नहीं, वो जो हम जो चाहते थे वो इसमें पॉइंट्स नहीं है। दर्शकों को समझाएंगे, जनता को समझाएंगे क्या पॉइंट है और क्या नहीं माने। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया है सरकार ने। सरकार ने ये कहा है कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट अगर आता है तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। अगर मैं कहूँ कि मेरी कार्डियोलॉजी का फैसिलिटी का हॉस्पिटल है और अगर मेरे पास में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी का कोई पेशेंट आता है तो सरकार के हिसाब से कहीं बिल आता है तो कई चीजें नियमों में डाली जाती है, बाद में जब नियम आते हैं तब डाली जाती है, तो ये सब चीजें उसमें डाली जाएगी? जी नहीं, जब पहले ही नियम बन गए हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि जो 20 पॉइंट डिसाइड हुए हैं उनके पीछे एक वर्ड का मीनिंग होता है, और ये जिस तरह से हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट जिस तरह से लिखा गया है, ये डेफिनेटली जनता और डॉक्टर्स दोनों के लिए परेशानी बनेगी। इसलिए इस बिल को वापस लेना ही सबसे समझदारी वाली बात है। तो सरकार तो कह रही है कि अब ये बिल वापस नहीं होगा। अब आपने सिर्फ 24 घंटे कहा है, उसके बाद फिर कुछ होगा? उसके बाद आम सहमति से जो कार्य होगा उसके बारे में करेंगे, और इस दौरान हम बार बार जनता के लिए ध्यान रखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू में पेशेंट और इंडोर पेशेंट्स में जो दिक्कतें आएंगी, और इससे भी रिलेटेड किसी को इमरजेंसी हो सकती है, आउटडोर में भी होगा तो उसको इमरजेंसी में लाके इलाज करेंगे। मैम एक बात बताइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों का आंदोलन चला है, लोगों की प्रतिक्रिया आप लोगों के प्रति नेगेटिव आ रही है। देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया हमारे लिए नेगेटिव आपको लग रहा है। डॉक्टर जो मरीज है वो हमें अभी भी भगवान का रूप मानते हैं, और बहुत सारी जनता जो हमारे दुख को समझ रही है और वो चाहती है। भगवान का रूप मानते हैं इसलिए आप लोग उनको ऐसा कर रहे हैं? देखिए, हम भगवान का रूप है, पर यही भगवान इस धरती पर पिटता भी है, ये आप जानते हैं, और हमारे ऊपर ये दमनकारी नीति लगा के अगर आप हमसे प्रेशराइज करके कुछ काम कराना चाहते हैं तो ये तो सही नहीं है ना। अगर हमसे कोई पॉइंट्स लिए गए हैं तो उन पर डिस्कस करके ही ये जो बिल था रिलीज करना चाहिए था, नॉट बिफोर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वप्निल, आपने सुना ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी बात अब नहीं सुनी जाएगी तब तक जो है वो आंदोलन जारी रहेगा। कल से 24 घंटों के लिए हड़ताल पर ये डॉक्टर जाएंगे, और अगर उस दौरान भी सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो फिर ये और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जी, दोनों ही धड़े अपनी अपनी बातों पर डटे हैं। सरकार अपना रुख क्लियर कर चुकी है, सरकार इससे अपने कदम वापस खींचना नहीं चाहती है। अब सरकार के पास ऑप्शंस क्या बचता है, क्योंकि बची खुची जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था है उस पर इतना ज्यादा दबाव है कि वो किसी भी दिन भरभरा सकती है। तो ऐसे में अब सरकार क्या करती है, सेंसिटिव होकर इस इश्यू को कैसे टैकल करती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों से तो इस विरोध का लेना देना भी नहीं है, पर वो भी खुलकर मैदान में पूरी हो गई है जो सुरक्षा कर्मी। ये कि सरकार की तरफ से कोई भी बात आगे रखने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करते हैं कि हर राज्य में आरटीएच क्यों जरूरी है, चिकित्सा मंत्री वीडियो शेयर करते हैं कि आरटीएच क्यों जरूरी है, कांग्रेस के दूसरे नेता वो शेयर करते हैं कि आरटीएच क्यों जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इनसे वार्ता करने के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। परसों जिस प्रकार से मुख्य सचिव से वार्ता हुई, लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला, और अब चूंकि अब तक तो निजी अस्पतालों में ही हड़ताल थी, लेकिन अब जिस प्रकार से आरएमसीटी ने घोषणा की है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर सुनिए, प्राइवेट डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पताल में बैठक की। सरकारी चिकित्सकों के साथ प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे और बातचीत की। आरबीएम अस्पताल के सभागार में ये बैठक आयोजित हुई। आरबीएम अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे समर्थन मांगा गया। पीएमओ के सख्त रवैये के बाद आरबीएम में बैठक खत्म हो गई। और एक बार फिर आपको बीकानेर लिए चलेंगे। कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। कोर्ट ने छात्र संघ के अध्यक्ष हरिराम गोदारा जी, राम निवास कुकना जी और बिंदु बेनीवाल जी,
सत्यपाल गहलोत जी, मंगलाराम जी गोदारा, लक्ष्मण कड़वासा जी, शिवलाल जी गोदारा, श्यामचंद्र जानी जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज डूंगर कॉलेज में लंबे अरसे बाद में आने का सौभाग्य मिला। जब राजीव गांधी जी थे तब इस कॉलेज में आए थे हम लोग, और जो डूंगर कॉलेज का नाम है, ये आपने ठीक कहा, ये नाम पूरे बीकानेर संभाग तक सीमित नहीं है। डूंगरपुर का नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। डूंगर कॉलेज संख्या के हिसाब से भी आज लंबे अरसे से सफर तय करता करता यहाँ तक पहुँचा है, और यहाँ के छात्र निकल के, जैसा मेरे पूर्व वक्तों ने कहा, अच्छे कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हीराम गोदारा को छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका विश्वास हीराम पे रहा और एक नौजवान को अवसर दिया आपने। अभी रामनाथ कुकना जी जोश खरोश के साथ में आह्वान करे थे आप सबको। ये जज्बा बना रहे आप में। आप लोग देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, वहां तक भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर, ये नई थीम चली है पूरी दुनिया के मुल्कों में। जो ज्ञान है किसी के पास में, वो भी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके मर्म को समझना चाहिए आपको भी। लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना, आजकल तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, पूरी जानकारियाँ संजो के रखना, मैं समझता हूँ ये जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर काम आती है। इतने प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होते हैं देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश के बारे में, दुनिया के बारे में। खाली पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलता है। एक तरफ अन्य एक्टिविटी होती है खेलकूद के साथ साथ में, वो उसका महत्व, चाहे स्काउट, NSS, NCC हो, और चाहे वो एक्टिविटी खेल के साथ साथ में किस प्रकार हम सोच बढ़ाते हैं अपना। मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि हम किस प्रकार से हर घटनाओं को वाच करें। व्यक्तित्व भी और कृतित्व भी हमारा दोनों शानदार बने। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल ठीक कहा गया कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में अगर आप प्रायोरिटी देते हो सरकार की तरफ से, और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बनता है अपने राजस्थान का, नौजवानों का, आने वाला कल आपके ऊपर निर्भर करेगा, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। मानव संसाधन जितना अच्छा बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के लिए। इस बात की गांठ बांधना। खाली पढ़ाई, BA पार कर ली, MA पार कर ली, उसके साथ में आपने कितना ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान में और शिक्षा में भी अंतर है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, शिक्षा भी आवश्यक है, और साथ में शिक्षा होगी तो ज्ञान भी होगा। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान के भविष्य बहुत उज्जवल है। देखिए, राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। एक के बाद एक स्कीम लेकर आ रही है, वो आपके ज्ञान के अंदर है। हर तरीके से छात्रवृत्ति की बात हो, अनुप्रति योजना जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको 30,000 बच्चों को हम लोग पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए। फ्री कोचिंग करवाने की बात है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और प्रतिभाशाली है, उनको विदेश तक भेजने का हमने फैसला किया। पहले 200 बच्चे थे, संख्या बढ़ती गई। इस बार 500 बच्चों को प्रति साल भेजने का फैसला किया है। आने जाने के खर्च चाहे अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाए दुनिया के मुल्कों में, जहाँ एडमिशन हो गया तो खर्चा सरकार दे रही, आने जाने का भी, वहाँ रहने का भी और वहाँ की फीस का भी। 2-3 स्लैब बना दे गए।
ये क्यों किया गया कि यहाँ के बच्चे जो हैं आने वाले कल के भविष्य बने, मानव संसाधन के रूप में वो आगे आए और प्रदेश की भी, देश की सेवा भी करें। और ये आजकल माहौल अच्छा भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर भी IAS बन रहे हैं, ज़्यादा बच्चे राजस्थान ही जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये जो बदलाव आ रहा है उसका कारण भी है कि शिक्षा में हमने जोर दिया है। पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, जब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर खुल गए। 89 विश्वविद्यालय। पहले आजादी के बाद से 18 तक, हमारी जगह आने के पहले तक 250 के लगभग कॉलेज थे, 47 गर्ल्स कॉलेज थे। आज हमने 4 साल के अंदर 303 नए कॉलेज खोल दिए, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स के खोल दिए। ये घोषणा कर रखी है या 500 लड़कियां पढ़ी गांव में या कस्बों में, कहीं पे भी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कि गर्ल्स एजुकेशन महत्व रखती है अपना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की गई, लगातार खोले जा रहे हैं हम लोग। बच्चे जो जाते नौकरी करने के लिए बार बार फॉर्म भरने पड़ते थे, इस बार मैंने घोषणा कर दी है, एक बार फॉर्म भरो, एक बार फीस दो, बाद में जितनी बार एग्जाम देने जाओगे बार बार फॉर्म भरने की या फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर हॉस्टल बन रहे हैं हर जिले के अंदर, जिससे कि बच्चों को आराम मिल सके रहने के लिए। दिल्ली में हॉस्टल बना रहे हम लोग, दिल्ली में उदयपुर हाउस था पुराना। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।